हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आप में से किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था कि वेव ऑप्टिक्स पोस्ट कर दीजिए, इसलिए वेव ऑप्टिक्स हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। और अगर आप PYQ देखें तो वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ 4-5 पैटर्न के ऊपर ही रिपीटेडली PYQ पूछे जाते हैं। हम यहां पर इस वीडियो में कंसेप्ट, फॉर्मूला सभी यहां पर कवर करेंगे। PYQ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसमें से इस वीडियो को देखने के बाद PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है बेटा। बाकी और हम लोग और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा और इससे आप कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं विद वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले बात होती है इंटरफेरेंस। 60-70% क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। क्या होता है, इसमें 2-3 चीजें समझनी है। पहला, जो लाइट है इट मस्ट बी ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन। तो when two light waves of same frequency traveling in same direction superimpose on each other, dark and bright fringes are formed. The phenomena is called interference. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। फिर आता है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बेटा, कि अगर स्क्रीन पे कहीं पे मैक्सिमा बन गया तो चाहे आप उसे 1 सेकंड के बाद देखें, 2 सेकंड के बाद, वहां मैक्सिमा ही रहे। जहां मिनिमा बन गया वहां मिनिमा रहे। द इंटेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स डू नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, तो उसके लिए हमारे पास टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट हैविंग जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। तो क्या होना चाहिए बेटा? जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस होना चाहिए, तब वो दो सोर्सेज कोहेरेंट कहलाते हैं। फिर बात आती है, कोहेरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज। टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सिंगल सोर्स। आगे चलकर हम लिखेंगे टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेज बेटा। तो ये हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स एक ही सोर्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कैसे? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूजिंग YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही तो है सारा वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस में। इसमें हम क्या करते हैं, एक सोर्स को दो में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवीजन ऑफ देयर वेव फ्रंट यूजिंग मिरर इन लॉयड मिरर। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया नीट में, तो हमने भी इस वीडियो में इसकी डिटेल डिस्कस नहीं की है, क्लासेस में करते हैं। यूजिंग लेंस एंड प्रिज्म, कभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी हम इस क्विक रिवीजन में नहीं करेंगे। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन रिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्विक रिवीजन में हमें इसे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, एक सोर्स को दो में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से भी कन्वर्ट किया जाता है बेटा। इनकोहेरेंट सोर्सेज, टू सोर्सेज विच आर नॉट कोहेरेंट आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेज। हाईलाइट करने वाली बात है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर कॉल्ड इनकोहेरेंट। क्वेश्चन में अगर दिया होगा टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो वो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज ही रहेंगे बेटा। अब इंटरफेरेंस की बात आती है। जब कोहेरेंट सोर्सेज की बात आती है तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा, ये वही वेक्टर वाला फॉर्मूला है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहां दोनों के एम्पलीट्यूड a1 a2 हैं, तो वही लग गया। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां पर अगर आप स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ स्क्वायर आएगा, तो यहाँ IR आ गया, यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ √I1 I2 cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। किसके बराबर होता है? 2π/λ डेल्टा x। डेल्टा x को कहते हैं पाथ डिफरेंस। 3 केस हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। कब होगी? जब cos मैक्सिमम होगा, यानी कि 1 होगा। कब होता है? 0 पे तो सबको पता है, बट 2π, 4π, 6π पे भी होता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे।
इसलिए 2n पाई लिख देते हैं, n इज पॉजिटिव इंटीजर। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, n लैम्डा। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा, n लैम्डा। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसा पाथ डिफरेंस होगा तो वहां पर क्या बनेगी, मैक्सिमा की कंडीशन होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, और ये कंडीशन भी याद होनी चाहिए। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा मिनिमा कब होगा, जब डेल्टा फाइव ऑड मल्टीपल होगा बेटा, ये डेल्टा एक्स ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, A1 माइनस A2, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रूट I1 माइनस I2 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखना है, कई बार बच्चे इसको थोड़ा गलत कर देते हैं बेटा, ये स्क्वायर बाहर है, इंडिविजुअल का स्क्वायर आपको नहीं करना है, ये स्क्वायर बेटा बाहर है, इंडिविजुअल का स्क्वायर आपको नहीं करना है। ओके, फिर ये कंडीशन भी काफी यूज होती है, अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो तो रिजल्टेंट हो जाता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 और यहां 2a cos डेल्टा 5/2। इसको आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि YDSC में सेंट्रल मैक्सिमा या सभी मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, तो वहां पर उसके साथ कंपेयर किया जाता है, तो यहां पर I मैक्स भी लिख लिया जाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, I मैक्स प्लस I मिनिमम। जब आप इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 2, यहां पर मिस हो गया बेटा लिखते समय, डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन आता है, इंटरफेरेंस में टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। इंटरफेरेंस ड्यू टू इनकोहेरेंट सोर्सेस, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि YDSC में 2 स्लिट की जगह 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज रख दें, तो इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस I2 दोनों का सम हो जाएगा सभी पॉइंट पे। तो हमें फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का सीन ही खत्म हो गया, सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी विल बी सेम। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक सोर्स है जो एक इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पे जनरली रखा जाता है, इससे ये जो लाइट आएगी वो बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहां सिर्फ इन 2 स्लिट में से लाइट पास करेगी, और स्क्रीन के लिए ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स, दोनों स्लिट 2 कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगी। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो यहां पर सेंटर पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इसलिए सेंटर पे जो बनता है उसे बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। बाकी किसी मैक्सिमा की अगर आपको पोजीशन फाइंड करनी है किसी पॉइंट P पे, तो आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों में पाथ डिफरेंस, वो कैसे आएगा, S2P माइनस S1P बेटा। इसमें हमें कंडीशन याद रखनी होती है, अगर कैपिटल D मच ग्रेटर देन हो स्मॉल d से, जो ज्यादातर होगा स्टैंडर्ड YDSC में ये 1 mm होता है और ये नियरली 1 मीटर होता है। तो यहां पर S2P माइनस S1P किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों अगर होंगे तो नियरली पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पाथ डिफरेंस ही फाइनल पाथ डिफरेंस बचता है बेटा। ओके, S1P S2P में ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाला पाथ डिफरेंस बच जाएगा। ओके, इसको क्या लिख लिया जाता है, जब आप थोड़ा प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ट्राइंगल की, तो ये बन जाता है d sin थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि काफी क्वेश्चन में ये यूज होगा। अब अगर n लैम्डा मच स्मॉलर देन d हो, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, किसी किसी क्वेश्चन में ये 1000th मैक्सिमा आ जाता है, तब हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जनरली ये ज्यादातर केसेस में 99% में ये वैलिड होती है। तो साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख देते हैं बेटा, तो पाथ डिफरेंस क्या बन जाता है, डी साइन थीटा डी वाई बाई डी। ये आपको याद रखना है बच्चों, बच्चे इसको याद नहीं रखते, अरे भाई क्वेश्चन में यूज आएगा जब वो कहेगा कि स्क्रीन में वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस क्या दे देता है, फ्रिंज विड्थ का 1/4, फ्रिंज विड्थ का 1/3, वहां पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो पाथ डिफरेंस कैसे आएगा,
y की वैल्यू फ्रिंज विड्थ की फॉर्म में पुट करके। तो वहां पाथ डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला हमें चाहिए होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर हमें nth मैक्सिमा देखना है, कौन सा देखना है बेटा, nth मैक्सिमा, तो y की वैल्यू हम इसको n लैम्डा के बराबर पुट करेंगे डेल्टा x को, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हमें nth मिनिमा के लिए देखना है तो ये 2n-1 होगा। अब यहां एक चीज समझनी है बेटा, जब जर्नल इंटरफेरेंस आती है तो यहां प्लस माइनस पाई का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बट हमें ऑड मल्टीपल चाहिए। बट YDSC में यहां पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ माइनस 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय D। यहां प्लस नहीं लगाना है बेटा, यहां क्या आएगा, माइनस, तभी ये nth मिनिमा का डिस्टेंस होगा। फिर आती है बेटा इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी अगर आप देखें, इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी, 4i होगी बेटा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमा क्या होगी बेटा, 0 होगी। स्टैंडर्ड YDSC में दोनों स्लिट की इंटेंसिटी बराबर होती है, तो हमारे पास I1 I2 के बराबर होता है बेटा, इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। फिर आती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किसके बराबर है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो मैक्सिमा के बीच का स्क्रीन पे डिस्टेंस, दो मिनिमा के बीच का स्क्रीन पे डिस्टेंस, इसे फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, लीनियर फ्रिंज विड्थ भी बोल देते हैं। इसी के ऊपर है ज्यादातर क्वेश्चन जब आप PYQ चेक करते हैं। फिर आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है बेटा, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंडेड है इस एक फ्रिंज का, वो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको किससे डिवाइड कर दोगे, कैपिटल D से डिवाइड कर दोगे। कैपिटल D क्या था बच्चों, ये डिस्टेंस, और स्मॉल d क्या था, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, स्लिट सेपरेशन, स्लिट विड्थ बोल देते हैं। समझे, तो मेनली हमें इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन दिखाई देते हैं। जब इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो अब वेरिएशन क्या आती है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, वेरिएशन क्या आती है। वेरिएशन अगर आप देखें तो ये जो विड्थ है, स्लिट की विड्थ, इसके प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। अगर स्टैंडर्ड YDSC में ये दोनों बराबर हैं तो I1 I2 के बराबर है बेटा, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4i सभी मैक्सिमा पे। अगर आप विड्थ को चेंज कर देंगे तो हमारे पास I1 I2 के बराबर नहीं रहेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा और मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। फिर हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये बेटा, जब आप YDSC को किसी मीडियम में इमर्ज करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी म्यू से। तो जो फ्रिंज विड्थ है बेटा, जो फ्रिंज विड्थ है मीडियम के अंदर, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1 से बड़ा होता है, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी तो जो पैटर्न है फ्रिंज पैटर्न वो श्रिंक हो जाएगा। तो जहां पर मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, बट कोई और मैक्सिमा है वो सारे क्या आ जाएंगे बेटा, पास शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये कहता है व्हेन n1th मैक्सिमा ऑफ λ1 कोइंसाइड विद n2th मैक्सिमा ऑफ λ2। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा कि हमने YDSC में दो वेवलेंथ को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया, तो सेंटर पे तो दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, तो कॉमन मैक्सिमा आएगा। नेक्स्ट मैक्सिमा कहां आएगा, तो हमें क्या देखना है कि इसका मैक्सिमा कोइंसाइड करे, तो दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा तो ये कंडीशन आएगी। n1 n2 क्या है यहां पर, n1 एंड n2 आर इंटीजर्स, ये इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ओके, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर इन दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे तो n1 का कौन सा, λ1 का कौन सा होगा, λ2 का कौन सा। फिर आप फर्दर अगर आप चाहें तो ये लगा सकते हैं बेटा, फिर आप उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं जहां पर इन दोनों के ये मैक्सिमाज कोइंसाइड करेंगे। ओके, इट इज द डिस्टेंस एट विच बोथ मैक्सिमा कोइंसाइड। ओके,
फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है इंसर्शन ऑफ स्लैब इन द पाथ ऑफ लाइट। जब एक लाइट ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रही थी, अगर ये स्लैब ना होती तो इसको डिस्टेंस डी जाना था बेटा, इसे ज्योमेट्रिकल पाथ बोल देते हैं। बट लाइट के आने से एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्यों बेटा, अगर लाइट टी ट्रेवल डिस्टेंस करती है मीडियम में तो उसका इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर क्या होता है बेटा, म्यू टी होता है। अगर टी डिस्टेंस मीडियम में है तो इसका इफेक्टिव कितना होगा, म्यू टी एयर में होगा बेटा। तो इसलिए एडिशनल पाथ कितना आ जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी आ जाता है। समझे बेटा? उम्मीद है अभी तक आपको ये सारा जो मैंने आपको बताया ये यूजफुल लगा होगा। इसके ऊपर ही ज्यादातर केसेस में PYQ पूछे गए हैं और जब आप टेस्ट सीरीज देखते हैं तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, यही मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम और वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन नहीं होगी, फिर ये वीडियोस और कितनी की रिकॉर्ड कर पाएंगे। इंसर्शन ऑफ स्लैब, इंसर्शन ऑफ स्लैब बेटा, अगर एक, अब ये हमने देखा कि स्लैब से एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है। अगर यहां पर मैं YDSC में एक स्लिट के आगे स्लैब रख दूंगा तो अब ये ज्योमेट्रिकल पाथ तो बराबर थे, बट इसकी वजह से जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा वो यहां पर अब बच जाएगा। इसलिए अब सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा। कितना होगा बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू टी होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ बराबर है। तो सेंट्रल मैक्सिमा अब शिफ्ट हो जाएगा, अब यहां नहीं रहेगा, यहां कोई और मैक्सिमा हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जरूरी नहीं कि मैक्सिमा ही हो, कोई बीच का मिनिमा भी हो सकता है, कोई बीच की इंटेंसिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी इस वैल्यू पे। तो सेंट्रल मैक्सिमा अब उसी साइड शिफ्ट होगा जिस तरफ हमने स्लैब रखी। क्यों? क्योंकि अब ये पाथ बड़ा है तो इसको छोटा करना है, तो छोटा करना है तो इसको हमने छोटा कर दिया, ये बढ़ा दिया, छोटा कर दिया और साथ में ये ऐड हो जाएगा तो ये दोनों बराबर होकर सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर बना देंगे। तो कितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा बेटा, ये म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ में यहां लैम्डा होता था, यहां म्यू माइनस 1 टी है। किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ आप स्लैब रखेंगे। फ्रिंज विड्थ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। जैसे हमने ऊपर बात की कि अगर मैं पूरा सेटअप मीडियम के अंदर इमर्ज कर दूंगा तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास चेंज हो जाएगी, ओके। बट यहां ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा सेटअप मीडियम के अंदर नहीं है, सिर्फ यहां था। जब रे इस स्क्रीन पे इंटरफेयर कर रही है तो यहां तो एयर ही है, रे बाहर आ गई, यहां पर एयर में वापस आ गई तो एयर में ही इंटरफेरेंस हो रही है, तो फ्रिंज विड्थ रिमेन है सेम। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, अब शिफ्ट YC, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ है बेटा, YCM, और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है, W, तो शिफ्ट कितनी आ जाएगी, YCM डिवाइड बाय W। तो इतनी फ्रिंजेस से ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस है शिफ्ट हो जाएगा, ओके। फिर आता है कि अगर दोनों के सामने स्लैब रख दें तो बेटा जो शिफ्ट है दोनों की वजह से जो शिफ्ट होगी उसको माइनस कर देंगे। अगर बाय चांस दोनों की वजह से शिफ्ट सेम आए तो यहां पर पाथ फिर से 0 हो जाएगा बेटा, तो सेंटर पे ही मैक्सिमा बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब किधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस ज्यादा आएगा। अगर ऊपर वाले की वजह से ज्यादा आया तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर बाय चांस सेकंड वाले की वजह से ज्यादा हो तो सेंट्रल मैक्सिमा S2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट इन YDSC, तब क्या होता है, देन व्हाइट ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे सभी कलर का पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो वहां पर क्या बनेगा, ब्राइट व्हाइट ब्राइट स्पॉट एट सेंटर ऑफ स्क्रीन सराउंडेड बाय कलर्ड फ्रिंजेस, सराउंडेड बाय कलर्ड फ्रिंजेस बेटा। क्यों? क्योंकि सभी का वेवलेंथ, बिकॉज फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सभी की वेवलेंथ अलग अलग है तो सभी अपना मैक्सिमा अलग अलग डिस्टेंस पे बनाएंगे सेंटर से।
फिर आता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन कम है बट आ जाते हैं बेटा। एक लाइट यहां पर इंसिडेंट करेगी, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और बाद में ये पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों में ही हमसे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पूछ ली जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो कलर होता है, कलर ऑफ फिल्म is due to interference, is due to interference when white sunlight falls on film, when sunlight falls on film। ओके बेटा, जब इस फिल्म के ऊपर सनलाइट पास करती है, फॉल करती है, हम इधर उधर से देखते हैं तो हमें कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। वो क्यों? इंटरफेरेंस की वजह से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कंडीशन क्या होती है? ये रिफ्लेक्शन है बेटा। रिफ्लेक्शन में 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। यहां पर ये देखिए हाईलाइट किया गया है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा बेटा। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम, मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखना था बेटा? व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम। अभी पता चला क्यों मैं सारा नोट करके, सो दैट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको दे पाए। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम इट सफर एडिशनल पाथ। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है? 11th में पढ़ते हैं बेटा हम लोग, डिफरेंस लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस पाई, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। उसकी वजह से ही ये मैक्सिमा और मिनिमा में फर्क आ जाता है। यहां ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो गया। कंडीशन ऑफ मिनिमा बेटा ये हो जाएगा n लैम्डा 2। पाथ डिफरेंस तो अभी भी वही होगा, यहां लैम्डा, यहां पर क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। वही है, पाथ डिफरेंस की कंडीशन तो सेम रहेगी, बट जब आप उसे पाथ डिफरेंस लिखेंगे इस लैम्डा बाई 2 की वजह से, इस साइड ये चीजें बदल जाती है। क्लियर है बेटा? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए cos r को 1 मान लिया जाता है। cos r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, t इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। बट जब आप ट्रांसमिटेड वेव में देखेंगे तो कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं है, तो वही बनेगा म्यू टी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा। यहां क्या आ गया? 2n - 1 लैम्डा बाई 2। यहां प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। लास्ट आता है शेप ऑफ फ्रिंजेस। जो ये जर्नल हमारे पास YDSE है, स्क्रीन पैरेलल टू स्लिट पड़ी होती है, इस पे हाइपरबोलिक और स्ट्रेट लाइन। हाइपरबोलिक होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन कहां होती है? इन स्मॉल रीजन। इन स्मॉल रीजन दीज अपीयर स्ट्रेट लाइन, जनरली क्या होती है? हाइपरबोलिक। ओके, बट अगर स्क्रीन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स पड़ी हो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये दो सोर्सेज हैं बेटा, तो उस केस में यहां पर फ्रिंजेस कैसी बनेंगी? सर्कुलर बनेंगी। तब फ्रिंजेस कैसी बनेंगी बेटा? सर्कुलर बनेंगी। क्या ये बात समझ में आई? ओके, इसके साथ हमारा ये YDSE खत्म होता है। फिर आता है हमारे पास हाइजन बेटा। हाइजन प्रिंसिपल में वो कहता है, वो थ्योरेटिकल तो आपको पता है, बोर्ड में आपने पढ़ा होगा। मेन जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एंड जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वेव फ्रंट, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इट्स डायरेक्शन, जो वेव फ्रंट होते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बेटा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। टाइप्स अगर आप देखें, पॉइंट सोर्स के लिए ये स्फेरिकल होते हैं, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल, अगर सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो ये प्लेनर वेव फ्रंट्स होते हैं। फिर हमारे पास ये डेरिवेशन आपने की होगी, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ फॉर्मूला या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ हाइजन प्रिंसिपल, जिसमें एक वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट आकर फॉल करता है और मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट होता है बेटा। इसमें वो डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर कंपटीशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लेंथ है
इनसे हमें इन मीडियम के बारे में पता चलता है। ये दोनों लेंथ इन दोनों मीडियम में स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। अगर स्पीड ज्यादा तो ये लेंथ ज्यादा, अगर स्पीड कम तो ये लेंथ कम। तो दीज लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इफ b1 ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब मीडियम वन है, रेयर है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, जब आप क्वेश्चंस ये टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर दूसरा आता है विड्थ के ऊपर। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जेई में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। जो विड्थ ऑफ इंसिडेंट बीम एंड रिफ्रैक्टेड बीम है बेटा, जो विड्थ है हमारे पास इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड बीम की, ये जो विड्थ है ये डिपेंड करती है कॉस आई कॉस आर पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो ये विड्थ है, विड्थ किसकी बात कर रहा हूं, ये वाली विड्थ की बेटा। ऐसा नहीं सोचना कि प्लेनर वेव फ्रंट आया प्लेनर चला गया तो विड्थ सेम होगी। यस, प्लेनर आया प्लेनर वेव फ्रंट गया, प्लेनर वेव फ्रंट आया और प्लेनर ही वेव फ्रंट चला गया। बात समझ रहे हैं, दोनों वेव फ्रंट प्लेनर हैं बट विड्थ बदल जाएगी बेटा। किसमें ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में विड्थ ज्यादा होती है। कौन सा भी मीडियम डेंसर होगा, इंसिडेंस होगा तो इंसिडेंट मीडियम की विड्थ ज्यादा होगी, इंसिडेंट मीडियम में वेव फ्रंट की विड्थ ज्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टेड का ज्यादा है तो उसमें विड्थ बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है और बहुत कम जगह पर लिखा होता है, बट जेई में ऑलरेडी क्वेश्चन है इसके ऊपर, नीट में कभी भी आ सकता है। शेप ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें अगर आपको देखना है कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, प्लेनर वेव फ्रंट आएगा तो ये रेज कन्वर्ज होंगी बेटा, तो जो वेव फ्रंट है वो रेज के परपेंडिकुलर होता है तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हो जाएगा। प्रिज्म में से पास करेगा प्लेनर आएगा प्लेनर जाएगा, मिरर में टकराएगा प्लेनर आएगा तो वो फोकस के ऊपर कन्वर्ज करेगा बेटा, फोकस के ऊपर कन्वर्ज करेगा तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऐसा भी देता हूं कि इसके बाद क्या होगा, तो ये वेव ऐसे जाएंगी तो इसके बाद ये वेव फ्रंट पहले ऐसे कन्वर्जिंग था फिर डाइवर्जिंग हो जाएगा। ये मैंने कई बार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है दिया हुआ है, वो आप ऐड ऑन अपने जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर ऐसे होगा तो ये रेज ऐसे जाएंगी बेटा आगे तो ये वेव फ्रंट ऐसे बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट पास थ्रू एन अपर्चर और होल ऑफ साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ। वीडियो को बेटा लाइक कर दिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं, और आप कमेंट भी जरूर करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आप वीडियो को हाइप कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा बेटा। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू एन अपर्चर और होल ऑफ साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ, यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है कंपेरेबल टू वेवलेंथ। जब अपर्चर का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा तब लाइट बेंड करती है और अपनी ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर करती है। इसका क्या मतलब है, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में जाती तो वो सीधे यही हमारे पास इमेज बनाती, बट ये बेंड होकर ये वाला पार्ट जो होता है इसका शैडो पार्ट होता है, शैडो में एंटर कर जाएगी। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन। दो टाइप की है, फ्रेस्नेल फ्राउनहोफर। हमारे सिलेबस में फ्राउनहोफर है बट कभी कभार एक आधा क्वेश्चन फ्रेस्नेल का भी मिल जाता है, सिर्फ यही पूछता है इन दिस सेटअप आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसमें किस पे होते हैं बेटा, फाइनाइट। फाइनाइट डिस्टेंस पे वेव फ्रंट को स्टडी करना काफी मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। फ्राउनहोफर में ये दोनों किस पे होते हैं बेटा, सोर्स भी और स्क्रीन भी स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। ये स्पेशल केस होता है फ्रेस्नेल का बेटा। अब इसका बेनिफिट क्या है, एज द सोर्स इज एट इंफिनिटी, जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा वो कैसा होगा बेटा, प्लेनर वेव फ्रंट होगा। प्लेनर वेव फ्रंट होगा तो स्लिट के अंदर जो भी अनऑब्स्ट्रक्टेड पॉइंट्स हैं, सोर्स हैं, वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे बेटा। क्या ये बात समझ में आई, वही चीजें यहां लिखिए, ऑल द पार्टिकल इन द स्लिट आर इन सेम फेज। ओके, तो यहां पीछे से कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, जो भी फेज डिफरेंस आना है वो आगे ही आएगा बेटा। सेंटर ऑफ द स्क्रीन सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा कहां होगा, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे होता है बेटा।
फर्स्ट मिनिमा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इधर से वेव लेंगे बेटा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, मल्टीपल टाइम्स कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्लिट, दोनों एंड से। इसलिए मैंने यहां ड्रॉ करके भी दिखाया है सो दैट ये दिमाग में रहे, विजुअल ज्यादा दिमाग में रह जाते हैं। दोनों एंड से जो वेव आएंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई। कहां से बेटा, दोनों एंड से, फॉर फर्स्ट मिनिमा। बट एक वन एंड से एंड एक सेंटर ऑफ स्लिट से आएगी तो उसमें लैम्डा बाय 2 और पाई होगा। क्यों, अगर ये लैम्डा है तो यहां पर ये कितना होगा बेटा, लैम्डा बाय 2, तो ये कितना रह जाएगा, पाई रह जाएगा। दोनों एंड से जो आएंगी लैम्डा, एक एंड और एक सेंटर से आएगी लैम्डा बाय 2। क्लियर है बेटा, ये याद रखना है, काफी पॉपुलर है। अब ये हमने वही लिख दिया यहां पर। अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं, यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया था बेटा, ये सॉरी मार्क नंबरिंग नहीं करी थी, वो मैं नंबरिंग कर देता हूं अभी। ये ए है और ये सेंटर मैंने किसको लिया है, सी को, सी को यहां सेंटर लिया है और ये बी है। ओके, तो ए बी के बीच में लैम्डा है, ए बी के बीच में क्या है बेटा, लैम्डा, ए सी के बीच में लैम्डा बाय 2। ओके, याद रखिएगा। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होती है, ये वही आ गई लैम्डा, और डेल्टा एक्स ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए साइन थीटा। अदर मैक्सिमा के लिए देखें, ये जरूरी है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइफ्रैक्शन में फर्स्ट मैक्सिमा ही है, फर्स्ट मिनिमा ही है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा तक ही क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। आगे चलकर बताएंगे आपको, ये समझ में आया अभी। अब अगर हम देखें कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, nth मिनिमा के लिए हो जाएगी एन लैम्डा। YDSC में मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा था, यहां मिनिमा के लिए है। और यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हो जाएगा 2n+1। यहां मैंने ये 2n प्लस को हाईलाइट किया है बेटा, प्लस को मैंने यहां पर क्या किया है, हाईलाइट, सो दैट ये आपको याद रहे कि आपको यहां प्लस यूज करना है। ओके, 2n+1 लैम्डा बाय 2। जैसे YDSC में सभी की इंटेंसिटी क्या थी, सेम, यहां इंटेंसिटी सेम नहीं होती। सेंट्रल मैक्सिमा की I0, फर्स्ट मैक्सिमा की I0 बाय 22 और सेकंड मैक्सिमा की I0 बाय 62 होती है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा इज नॉट सेम, इट डिक्रीज रैपिडली। ये क्या है, ये क्या है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ nth मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ nth मैक्सिमा। और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां n की वैल्यू पुट करते जाओ बेटा, ये बन जाएगा I0 बाय 22, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 62 हो जाएगा। क्लियर है, ये किसके लिए है बच्चों, ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए है, और ये किसके लिए है बेटा, सेकंड मैक्सिमा। ओके, फिर आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे मैंने कहा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के ही सारे गेम चलते हैं। कहां तक है सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा तक, इसीलिए फर्स्ट मिनिमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब अगर साइन थीटा बहुत छोटा हो तो आप इसे y बाय डी लिख सकते हैं बेटा, आप इसे क्या लिख सकते हैं, y बाय डी। तो हमने लिख दिया y बाय डी, तो ये YCM आ गया। तो विड्थ क्या होगी, इसकी डबल, तो ये 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स लैम्डा डी बाय ए। अगर आप इसे याद रखें तो फ्रिंज विड्थ क्या था, लैम्डा डी बाय डी, और यहां लैम्डा डी बाय ए। वहां डी सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स, यहां एक स्लिट की विड्थ है। बस ये 2 का फैक्टर आएगा क्योंकि यहां सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का होता है। आगे चलकर मैं ये लिखूंगा, देखिए विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के क्या होता है, डबल होता है। ऐसी एंगुलर विड्थ आप फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर विड्थ, ये आधा एंगल थीटा है, तो डबल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए या फिर 2 लैम्डा बाय ए। अगर ये थीटा स्मॉल ना हो तब हम साइन थीटा को लैम्डा बाय ए लिखेंगे, तब YCM tan थीटा को क्या लिखेंगे, YCM बाय डी, तो YCM होगा d tan थीटा। तब हमारे पास जो विड्थ है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, इफ थीटा इज नॉट स्मॉल। बट ज्यादातर केसेस में थीटा क्या है, स्मॉल है। ये कब है बेटा, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियर है बेटा,
क्या ये बात समझ में आई सबको? तो ये आपको अच्छे से समझ लेना। फिर आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा। हर एक सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा के आधी होगी। सभी सेकेंडरी मैक्सिमा की आपस में बराबर होगी बेटा, ये सभी की बराबर है, बट ये वाली जो है इनकी डबल है। ओके, फिर अगर आप वाइड डाइफ्रैक्शन में आगे यहां एक लेंस लगा दें बेटा फोकल लेंथ का, तो सारी जो इमेजेस बनेगी, जो पैटर्न बनेगा वो कहां बनेगा? स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे होगी? एफ डिस्टेंस पे होगी स्लिट से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेंस वाला केस एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, टू कन्वर्ज ऑल। ठीक है, ओवरलैपिंग। अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को ओवरलैप कराया गया है कुछ इस तरीके से। ये विड्थ ऑफ स्लिट है और ये स्लिट सेपरेशन है। इस स्लिट के सामने डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी बनेगा और दोनों स्लिट की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनेगा। अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई ए, विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस लैम्डा बाई डी ए। तो इसकी विड्थ भी पता है और एक भी पता है, तो विड्थ नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लाइज विद इन, तो कितनी लाई करेंगी बेटा? 2 डी बाई ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको ये पता है टोटल विड्थ कितनी है, एक की कितनी है, तो नंबर कितने आएंगे? टोटल विड्थ डिवाइड बाय एक की विड्थ। क्लियर है बेटा? फिर आता है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, यानी कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस। कब तक हम रे ऑप्टिक्स को यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ मान सकते हैं कि लाइट बेंड नहीं होगी? वो फ्रेस्नेल ने डिफाइन किया, कहता है ये वो वाला डिस्टेंस है जहां तक हम बेंडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। और वो कितना होता है? वो उतना डिस्टेंस है जिसमें डायामीटर बीम का डबल हो जाए। अपर्चर में से पास किया ए डायामीटर का, बीम हो जाए 2a डायामीटर का, तब तक हम जो बेंडिंग है उसे इग्नोर कर सकते हैं। जब आप इसको बराबर पुट करते हैं बेटा तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस आता है a स्क्वायर बाय लैम्डा। अगर आप देखें फॉर नॉर्मल आई जो पिपिल डायामीटर है वो 2 to 4 mm के बीच में होता है और विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर की। वो जब आप डाटा पुट करेंगे तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस कितना हो जाता है? 18 मीटर। और जो हमारी पिपिल डायामीटर है ये तो फ्यू सेंटीमीटर है। इसीलिए जब हम ये स्पेक्स और बाकी सारी चीजें डिजाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इमेज फॉर्मेशन ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना ऑफ आई, तब हम बेंडिंग को इग्नोर कर देते हैं बेटा। फिर ये एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ एरी डिस्क। वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट मिनिमा है वो कहां बनता है? लैम्डा डी बाई ए पे। बट ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटली जब उसे देखा गया तो अगर ये सर्कुलर अपर्चर है तो इसमें से जो लाइट जाएगी उसका सर्कुलर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा बेटा। एक्सपेरिमेंटली जब इसे स्टडी किया गया तो ये कितना था? 1.22 का फैक्टर ये एक्सपेरिमेंटली आ जाता है। इसे बोलते हैं एरी डिस्क। ये आपको सिर्फ तभी लगाना है जब क्वेश्चन में एरी डिस्क की बात की जाएगी। फिर आता है लास्ट पोलराइजेशन। अब पिछले कुछ सालों से पोलराइजेशन के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं बेटा। पोलराइजेशन ऑब्जर्व्ड ओनली इन ट्रांसवर्स वेव, ये आपको समझना है। साउंड वेव डू नॉट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक है, ये आपको समझना है बेटा, ये याद रखना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो याद करने वाली, ये पोलरॉइड बेटा, ये अक्सर धोखा दे जाता है बच्चों को। क्या कहता है? पोलरॉइड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, में इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अनपोलराइज्ड इंसिडेंट सच एज पोलराइड विल गेट लीनियरली पोलराइज्ड, यहां से याद करना है। द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेटिंग अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अलाइंड मॉलिक्यूल्स, दिस डायरेक्शन इज नोन एज पास एक्सिस। क्या ये बात समझ रहे हैं? जो लाइट बाहर जाएगी उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ये अलाइंड मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर होगी और उसको पास एक्सिस कहा जाता है बेटा। क्लियर है? इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तो अलाइंड मॉलिक्यूल की बात की गई है, जो पास एक्सिस है, पास एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू अलाइंड मॉलिक्यूल्स। ये मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, तो दैट आपको याद रहे कि जो यहां पर जब हम ये पोलराइड ड्रॉ करते हैं, यहां जो ड्रॉ किया जाता है वो पास एक्सिस होता है। ठीक है, अब अगर अनपोलराइज्ड लाइट आएगी तो बाहर पोलराइज्ड लाइट निकलेगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा? I0/2।
और ये जो वाइब्रेशन है इस पास एक्सिस के पैरेलल होंगी। बट जब इस पोलराइज्ड लाइट को फर्दर एक और पोलराइजर में से पास किया जाता है, तो जो अब इमर्जेंट लाइट है इसके पास एक्सिस इसके पैरेलल है बेटा, इसके ऑसिलेटिंग वेक्टर इसके पास एक्सिस के पैरेलल है, तब जो इंटेंसिटी आती है बाहर वो होती है I0 I1 cos स्क्वायर थीटा। जब एक पोलराइड के ऊपर एक पोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी तो इमर्जेंट लाइट होगी I1 cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट का जो वाइब्रेशन एक्सेस है और इसका जो पास एक्सेस है, इसका जो पास एक्सेस है बेटा, मैं यहां पर इसका पास एक्सेस, ये इसका पास एक्सेस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा। या फिर ये कहा जाता है दोनों पोलराइड के बीच में जो एंगल है उसे क्या कह दिया जाता है, पास एक्सेस। क्रॉस पोलराइड के केस में ये थीटा कितना हो जाता है बेटा, 90 डिग्री। इसी को मैल्यूस लॉ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैल्यूस लॉ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर 2025 में भी क्वेश्चन आया था और अब बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जब अनपोलराइज्ड लाइट आएगी तो इंटेंसिटी I0/2, जब पोलराइज्ड लाइट पास करेगी तो वो इंटेंसिटी थीटा पे डिपेंड करेगी। इसी को थ्योरेटिकली भी यूज किया जाता है। कहता है अगर एक इंसिडेंट लाइट यहां पर पास कराई और पोलराइड को घुमाए तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट बीम चेंजेस। अगर इमर्जेंट बीम की इंटेंसिटी बदल गई तो इंसिडेंट इज पोलराइज्ड। अगर इमर्जेंट रे की इंटेंसिटी डू नॉट चेंजेस तो इमर्जेंट लाइट इज इंसिडेंट इज अनपोलराइज्ड। क्लियर है बेटा? क्यों? क्योंकि अनपोलराइज्ड अगर इंसिडेंट होगी तो हमेशा I0/2 आएगी, अगर पोलराइज्ड होगी तो वो थीटा के साथ चेंज होगी। क्या ये बात समझ में आई? ये है मैल्यूस लॉ। फिर आता है यहां पर एक चीज और रह गई, पहले पोलराइड को पोलराइजर बोल देते हैं, दूसरे को एनालाइजर, बट ये दोनों होते पोलराइड है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रूस्टर लॉ, इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्ट, जो हम यहाँ 3 पॉइंट लिखेंगे, यही थ्योरेटिकल पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है, जब ये एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होती है नोन एज ब्रूस्टर एंगल, तब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है बेटा, और इसकी जो ऑसिलेशन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो ऑसिलेशंस हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो मैंने लिख दिया रिफ्लेक्टेड बीम इज प्लेन पोलराइज्ड और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, तो यही, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है और यही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है बेटा, क्योंकि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। चाहे तो वो आप इसमें नोट्स में लिख सकते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। रिफ्लेक्टेड बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में भी यूज होता है, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो tan थीटा पी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के। कंसीडरिंग दिस इज एयर, अगर ये कुछ और होगा तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा μ2/μ1। फिर आता है बेटा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में कहता है कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पार्टिकल पे टकरा के स्कैटर करती है तो वो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो भी लाइट जाएगी वो प्लेन पोलराइज्ड होगी। कोई एक की वाइब्रेशन किधर होंगी, किसी की किधर होंगी बेटा। तो लाइट स्कैटरिंग इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट इज ऑलवेज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये था बेटा वेव ऑप्टिक्स। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट और फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हुए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाइप करेंगे तो आपकी काफी हेल्प होगी और बच्चों तक पहुंचने में। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।